नमस्कार दोस्तों, सभी का दिल से स्वागत है गुरुज आश्रम के इस नए प्लेटफॉर्म पर, जहां अब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कंपटीशन प्रिपरेशन। यानी गवर्नमेंट की तैयारी करने के लिए भी आप हमारे यहाँ पर अब बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का अपना एक कोर्स होगा, हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग से फीस स्ट्रक्चर होगा, जिसमें आपको बहुत ही कम रेट में, यहाँ तक कि मार्केट से 50% सस्ते में हम आपको कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, जिसका मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट जहां आप जा रहे हैं वहां 12 से 15 हज़ार रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ रही है, तो उसको हम कंप्लीटली 5 से 6 हज़ार रुपये में अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और सारे के सारे फैकल्टीज़ आपके लिए अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुज आश्रम का ये नया धमाका अब आपके लिए हम लाए हैं कि सारी की सारी फैकल्टीज़ आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, जिसमें इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा जो आपको इस गुरुज आश्रम के प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। और हर कोर्स की, एवरी कोर्स विल बी गिवन टू यू एट 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट पर आपको हर एक 50% डिस्काउंट पर आपको हर एक बैच दिया जाएगा मेरे दोस्तों। हर एक बैच 50% डिस्काउंट पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए आपके साथ मिलकर चलने की कोशिश करूंगा। हम इंडियन एयरफोर्स यानी एयरफोर्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए पहला वीडियो और कॉम्पिटिटिव सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए, जिसमें मैं क्या कवर करने वाला हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक नंबर पर बात करेंगे डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स की, जिसमें आप एयरफोर्स, ठीक है, एफकैट, ठीक है, सीडीएस, नेवी, हालांकि इनको कंडक्ट अलग अलग करवाते हैं। कोई यूपीएससी कंडक्ट करवाता है तो कोई आरपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो तरीके या वो फील्ड बता रहा हूं जिसके अंदर हम पढ़ाई कर रहे होंगे। पहला फील्ड हो गया आपके सामने डिफेंस। दूसरे की दोस्तों हम बात कर लेते हैं हम एसएससी के फील्ड की बात कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ मिल जाएंगी जो कि खुद यूपीएससी की तैयारी कर बैठी हैं, और सारी की सारी यूपीएससी फैकल्टीज़ जो खुद कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी, आरएसआईएस की पोस्ट के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, वो फैकल्टीज़ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो एसएससी के अंदर आपको सीजीएल हो गया, ठीक है, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, और एक्सेट्रा वर्क्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसी इंग्लिश के कोर्स में या फिर दूसरे सारे कोर्सेज में आपको बैंक रिलेटेड प्रिपरेशन भी अवेलेबल हो रही हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हमारे इस चैनल पर बैंक रिलेटेड प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, जिसके अंदर पीओ, क्लर्क, आईबीपीएस या फिर और भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे स्टेट लेवल एग्जाम्स की। तो ये कहने का मतलब ये है कि स्टेट लेवल एग्जाम के अंदर कोई ग्रेड के क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है, थर्ड ग्रेड, उनके लिए हम अलग से बैच तो लाएंगे, लेकिन जो कॉमन इंग्लिश है वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। बाकी जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो जिसके अंदर लिटरेचर आ जाता है उसके लिए मैं अलग से ही बैच लेकर आ जाऊँगा। कुल मिला के ये सारे के सारे बैचेस दोस्तों, धमाका जो है गुरुज आश्रम का वो ये है कि 50% डिस्काउंट विल बी गिवन टू ईच कोर्स। हर कोर्स पर 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आज की क्लास को मैं आप ज़्यादा नहीं बताते हुए, ज़्यादा इस प्रकार की बातें ना करते हुए आपके सामने सीधा कोर्स स्टार्ट करूंगा दोस्तों, क्योंकि अब हमें हमारी मेहनत को रुकने नहीं देना है। इस लॉकडाउन को बहुत छोटा समझकर हमें हमारी ज़िंदगी स्टार्ट करनी होगी। और मैंने देखा है कि काफ़ी सारी फैकल्टीज़ जो हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब अपनी पढ़ाई को रोक चुके हैं, क्योंकि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। प्लेटफॉर्म है तो अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। तो गुरुज आश्रम अब आपके लिए एक बहुत शानदार फैकल्टी के साथ उतरा है, कंपटीशन की पहली क्लास इंग्लिश की। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे इंग्लिश। मेरा सब्जेक्ट जो रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। ठीक है जी, मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। अब मेरे इंट्रोडक्शन का समय आ गया है। मैं हूं श्रवण चावड़ा और आपके साथ मिलकर करूंगा अंग्रेजी की बात। दिल से दिल तक की बात होगी और हम स्टार्ट करेंगे पूरे के इस बैच को। ठीक है,
थोड़ी सी दिल से दिल की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स जो हैं वो मैं देख पा रहा हूँ जी। मोहन, राजेश, निकिता, कुलदीप, आदिल, नाइस नेम लेडीज एंड जेंटलमैन। तो सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है, सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है दोस्तों। अब हम क्योंकि इस पूरे के पूरे कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, तो काफ़ी बच्चे जो पहले मेरे बैचेस में जुड़े हुए हैं वो भी इस बैच को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि फ्री बैच है, ठीक है, लाइव बैच है। जिन्होंने कोर्स ले लिया है वो इस बैच में ऑलरेडी ऐड हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की। दोस्तों इंग्लिश क्या होती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे का बैच आपका इस आधार पर चलेगा। आज जो मैं इंट्रोडक्शन लेने जा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स आपका इस इंट्रोडक्शन में ही आ जाएगा, ठीक है। पहले तो मैं इंग्लिश में आपका सिलेबस किस तरीके से आता है उसकी डिस्कशन कर लेता हूँ, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें, ठीक है। दोस्तों अगर मैं आपके इस इंग्लिश के सिलेबस को बांटने की कोशिश करता हूँ तो कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो आपके सामने खुलकर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कोर्स में आती है ग्रामर। ग्रामर की अगर बात की जाए दोस्तों तो ऐसा कोई एग्जाम होगा ही नहीं इंग्लिश में जिसमें ग्रामर नहीं आती है। थोड़े से पैटर्न बदल जाते हैं, द वे ऑफ पैटर्न जो होता है वो बदल जाता है। हर एक एग्जाम में इसकी मार्किंग जो होती है वो अलग रहती है, अलग अलग तरीके से काम होता है, ठीक है। फिर आता है कॉम्पोजिशन। देखो दोस्तों कॉम्पोजिशन की जहां तक बात की जाए तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है पैराग्राफ राइटिंग। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। उसमें कुछ वर्ड्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, ठीक है, तो कुछ वोकैब स्पेशल होती हैं। ये दो तरीके के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पढ़ते हैं, इसमें आप सबसे पहले तो पैसेज की जानकारी लेते हैं जो कॉम्पोजिशन नाम से फिक्स्ड है। इसके बाद आप क्लोज टेस्ट भी यहीं देखते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पर, पैसेज मिल जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी और इसी के अंदर आपको वोकेबुलरी सेशन भी, सेशन का मतलब वोकेबुलरी भी इस पैसेज से पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये इस भाग में बटा हुआ है। ग्रामर तो आप सब जानते हैं, ग्रामर दो भागों में बढ़ जाएगा। ग्रामर जो है उसे हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक होती है जो हमारी प्रैक्टिकल ग्रामर है, ठीक है। प्रैक्टिकल ग्रामर जो होता है वो अलग होता है, जबकि एक होता है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रामर, ठीक है। फंक्शनल ग्रामर एंड प्रैक्टिकल ग्रामर्स आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। इसे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ये बहुत लंबे टाइप से चलेंगे, सब कुछ बहुत लंबा कोर्स है, छोटा नहीं है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए ही हैं और हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे। तीसरे नंबर पर दोस्तों अगर बात करें तो आपके पेपर में पूछे जाने वाली सबसे फेवरेट चीज है वोकेबुलरी। अंग्रेजी का कोर्स बस इन तीन पार्ट्स में ही बटा हुआ होता है। इन तीन पार्ट्स के आधार पर ही कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। कॉम्पोजिशन के अंदर और कुछ टॉपिक्स डाल दिए जाएंगे, ग्रामर में और कुछ टॉपिक्स डाल दिए जाएंगे और वोकेब में कुछ टॉपिक्स डाल दिए जाते हैं। वोकेब की अगर दोस्तों मैं बात करना लगूं तो वोकेब के अंदर आपके सामने क्या क्या आता है वो देख लीजिए। वोकेब में सबसे पहले आपके सामने खुद वोकेबुलरी आती है, यानी वर्ड पावर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट के वर्ड पावर को समझने की या वर्ड पावर को मापने की, एनालाइज करने की कोशिश की जाती है कि आखिर उस बच्चे में कितना नॉलेज है ना, ठीक है। तो और दूसरा जो होता है उसकी अगर बात करूं तो आपसे पूछा जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आप किसी स्टेट लेवल एग्जाम में, सेंट्रल लेवल एग्जाम में, किसी में जाते हैं तो इडियम्स एंड फ्रेजेस एक कॉमन चीज है जो आपसे पूछी जाती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो आपको दिख जाएगा नीचे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि और भी टॉपिक्स हैं जो वोकेबुलरी के सेशन में आते हैं। ये आपका कोर्स डिटेल है दोस्तों कि इंग्लिश किस तरीके से आपसे पूछी जाती है और इंग्लिश किस तरीके से काम करती है। अंग्रेजी ग्रामर में बढ़ जाती है दो भागों में, प्रैक्टिकल ग्रामर एंड फंक्शनल ग्रामर, ठीक है। प्रैक्टिकल ग्रामर में नॉर्मल ग्रामर भी कह सकता हूं, जिसे हम जनरल ग्रामर कहते हैं।
जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं। तो ये हमारी डेली टू डेली जो कोर्सेज होते हैं एकेडमिक लेवल पर, उसके ऊपर आता है। फंक्शनल लेवल हालांकि छोटी क्लासेस में होता है, लेकिन इसका जो लेवल होता है वो आपको कंपटीशन पर परेशान करता है। पैसेज में कॉम्पोजिशन में आपको पैसेज, क्लोज टेस्ट, वोकेबुलरी दिखती है, जो कि वोकेबुलरी पैसेज से पूछी जाती है। जैसे कि आप एग्जाम देकर आए होंगे 9, 10, 11, 12 का, तो आपको पता है कि एक पैसेज के अंदर से आपको अपोजिट वर्ड और सिमिलर वर्ड पूछ लिया जाता है, या फिर किसी फ्रेज का मतलब पूछा जाता है। फ्रेज का मतलब होता है उपवाक्य, ठीक है। वोकेबुलरी की अगर बात करें तो वोकेबुलरी में वर्ड पावर आपकी चेक की जाएगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ, ये वाला पूरा का पूरा पैटर्न मैं आपको अलग ही बैच में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अलग बैच का मतलब होता है कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पर एक 15 से 20 मिनट की क्लास लेकर आऊँगा, वो अलग होगी, बिल्कुल इस पूरे के पूरे पार्ट से अलग होगी, ठीक है। और वो आपको यहाँ पर नहीं शामिल करेंगे, ये डिस्टर्ब करता है, इसीलिए इसको अपन 15 मिनट की एक एक्स्ट्रा क्लास में अलग से ही पढ़ रहे होंगे, ताकि आप उसको भी अलग से कर सकें और इसको भी अलग से कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो वो भी चलेगा आपका और ये भी चलेगा। इसकी आपको पीडीएफ दे दी जाएंगी, वो भी याद कर लीजिएगा। जो पीडीएफ होगी वो मैं पढ़ा दूंगा और आप आसानी से उसे सीख जाएंगे। तो एक बार अपना ये सिलेबस जो है, इंग्लिश का जो सिलेबस है, ठीक है, उसे आप एक बार लिख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। इंग्लिश सिलेबस, टेक योर टाइम प्लीज़। मारवाड़ की तरह से आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है नितिन आपका, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बेटा, ये कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी आप बता सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। आप आराम से किसी को भी बता सकते हैं। अनअकैडमी तो अपना एक प्लेटफॉर्म है, दूसरा प्लेटफॉर्म है गुरुज आश्रम भी एक नया प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में आप आराम से बताएं। पढ़ें कहीं भी दोस्तों, किसी के भी बारे में पढ़ें, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपको समझ में कहाँ आता है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज भी जो 5 साल 6 साल पहले मुझसे जुदा हो चुके थे, वो आज भी मुझसे जुड़े रहते हैं किसी ना किसी तरीके से, और वो कहते हैं सर हमें इंग्लिश आपसे पढ़नी है। तो आप पढ़िए, कोई तकलीफ़ नहीं है, आराम से आप बताइए। अनुज, भूमिका, यादव, आदिल, रिजवान, ईश्वर, आदिल, नाइस नेम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, संजना, ना, तुम राज वाली तो नहीं हो? हाँ, चलो मेरे दोस्तों। तो ये आपका कोर्स है, इससे आप आराम से लिखिए, फिर बात करते हैं आगे। सब हो जाएगा यार, सब हो जाएगा, पूरा कोर्स करवाएंगे। बिल्कुल बेटा गौरव, बिल्कुल पूरा कोर्स करवाएंगे। आपका और भी कोई डाउट है तो आप वो पूछ लीजिए, ताकि आपके डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं। जी 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 जी, उदयपुर से क्या नाम है? प्रवीण। आप लड़का है कि लड़की, ये समझ में नहीं आ रहा। जी जी जी, प्रवीण लड़का ही होता है वैसे तो। बिल्कुल दोस्तों, कोशिश यही है कि आपको बेहतर तरीके से को कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। सर 50% डिस्काउंट दे रहे हो कोर्स में, तो 50% नहीं कर दोगे? अरे यार आप फिक्र मत करो, आप एक बार पूरा कोर्स ज्वाइन करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम यहाँ 50% कम करते हैं या फिर 50% बढ़ा कर देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने यहाँ पर इसको कर लिया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको थोड़ी सी पहचान करवा देता हूँ दोस्तों। चाहूँ तो मैं आपको इस ग्रामर को खोल के भी बता सकता हूँ। किसी के मन में होगा कि सर हमें पूरा खोल के बताइए, तो कोई तकलीफ़ नहीं है। जनरल ग्रामर जो होती है, जिसे हम प्रैक्टिकल ग्रामर कह रहे हैं, ये ग्रामर दोस्तों वही है, टेंस, मॉडल, है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस,
ये सारे के सारे टॉपिक्स ही हैं, नरेशन इसी के अंदर आते हैं। तो इसको खोल कर बताऊंगा, 10 पॉइंट बढ़ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे वो सीधा का सीधा ये होगा कि हम पहले ग्रामर उठाएंगे, फिर फंक्शनल ग्रामर उठाएंगे, फिर क्लोज टेस्ट और वोकेबुलरी उठाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर किसी का कोई पर्टिकुलर टॉपिक रह गया है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि ये सिलेबस डिस्कशन हो गया, अब हमें थोड़ा सा सर पढ़ा दीजिए। बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट द कोर्स नाउ। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश क्या है? मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि इंग्लिश अपने आप में क्या है, तो आप मुझे कहेंगे सर इंग्लिश इज अ बेसिकली लैंग्वेज। अंग्रेजी अपने आप में और तो कुछ नहीं, बस एक भाषा है। तो मैं अगर अब आपसे पूछता हूं कि क्या सिर्फ और सिर्फ भाषा अंग्रेजी ही है, इसके अलावा और कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं होती जिसे हम भाषा कह सकते हैं, तो तुम कहोगे नहीं सर, दुनिया में सब चीज़ें जो बोली जाती हैं, जो सब भाषा के अंतर्गत ही आती है। मारवाड़ी हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, गुजराती हो, मराठी हो, मलयालम हो, कर्नाटक हो, कन्नड़ हो, जो भी हो तो सही। अरे भाई तुम हो और मैं हूँ, और क्या चाहिए यार, ठीक है। तो खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे ये यार, ठीक है, आप मैं और गुरुज आश्रम। तो इंग्लिश जो है अपने आप में एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज कैसे बनती है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक भाषा कैसे बनती है, तो भाषा का निर्माण करने का काम होता है सर दोस्तों साउंड का। सरकार एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी भाषा का जब निर्माण होता है तो उसका सबसे बड़ा बेस होता है उसकी साउंड प्रोसेस, ठीक है। हमारे अंग्रेजी के अंदर भी साउंड है। अब मैं अगर तुमसे ये पूछ लूं कि हमारे साउंड कितने हैं इंग्लिश में, तो तुम कहोगे सर 26। पर बेटा ध्यान रखना, ये साउंड नहीं होती, इन्हें हम लेटर्स कहते हैं। 26 लेटर्स जो हैं वो लेटर्स हैं, साउंड नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जो 26 अक्षर आपके अल्फ़ाबेट अंग्रेजी के अंदर है, वो दिखने में तो 26 हैं, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो 44 होती है, यानी 44 साउंड्स हैं इनके, ठीक है ना। इन 26 अक्षरों को हम 44 तरीके से बोल सकते हैं। अब तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल नई बात है, हमारे दिमाग में तो आज तक नहीं आई और ना किसी ने घुसाई। बात यही है मेरे दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश की स्टार्टिंग कहाँ से होती है और स्टार्टिंग है क्या। पढ़ाता ही वो है जिसको खुद को नहीं पता कि एडजेक्टिव होता है कि एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव कुछ नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। ये जो 44 साउंड्स हैं, 44 साउंड्स हैं सर, हमने तो 26 ही सुना है। बिल्कुल सही है, 26 सुने हैं, पर इन्हें बोला फोनेटिक्स जाता है। 24 साउंड है, सॉरी 44 साउंड है, इन्हें हम फोनेटिक्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है सर? फोनेटिक्स इज अ टॉपिक, फोनेटिक्स इज अ सिस्टम टू स्पीक एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। एक भाषा को बोलने के लिए फोनेटिक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं IPS। IPS का मतलब होता है इंटरनेशनल फोनेटिक सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोले जाने वाली भाषा का साउंड कैसा हो, यह पता करने का काम कौन करता है? इंटरनेशनल फोनेटिक सिस्टम करता है। और उसके अकॉर्डिंग हमारी भाषा में, यानी इंग्लिश भाषा में 26 अक्षरों को 44 तरीके से बोला जाता है। लेकिन ऐसा हिंदी के साथ नहीं होता दोस्तों, ऐसा हिंदी के साथ नहीं होता। हिंदी में जो 44 शब्द हैं, यानी जो वर्णमाला है 44 शब्दों की, वो 44 ही रहती हैं। उन्हें आप चाहे बोलने की कोशिश करेंगे तो भी वो 44 रहेंगे, और उनके साउंड निकालने की कोशिश करेंगे तो भी वो 44 ही रहेंगे। लेकिन ये जादू शकुनी मामा, ये जादू जो है, ये जादू सिर्फ और सिर्फ हमारे अंग्रेजी के पास है कि वो 26 अक्षरों को 44 तरीके से प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? ठीक है। अब बात आती है कि सर इन शब्दों का आगे क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मैं ये फोनेटिक सिस्टम जो है यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना होगा उधर। फोनेटिक्स, ठीक है, IPS, इंटरनेशनल फोनेटिक सिस्टम। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, जब इन 26 अक्षरों को हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये 26 अक्षर जो हैं हमारे वर्णमाला के, अल्फ़ाबेट के, वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। कितने भागों में बढ़ते हैं दोस्तों? 2 भागों में बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, हमें समझ में नहीं आया, बिल्कुल कोई बात नहीं, बने रहो। सबसे पहला आता है वाउल और दूसरा आता है कंसोनेंट। क्या आता है मेरे दोस्तों? कंसोनेंट्स। ठीक है, वाउल्स एंड कंसोनेंट्स। अब बात आती है कि मैं इसे बोल क्या रहा हूं, तुम समझ ही नहीं पा रहे, तुम इसे बोलते हो वोवेल। क्या बोलते हो?
वोवेल। जबकि मेरे दोस्त ढंग से चेक करना, आज डिक्शनरी निकालना, अपने मोबाइल की डिक्शनरी निकालना और उसमें ये शब्द लिखना। What is the pronunciation of this particular word? It is not any vowel. ये कोई vowel नहीं है, it's called vowels. क्या है मेरे भाई? Vowels. घर ताड़ी हो ताड़ी, बटकी है ना, उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बाउल। क्या कहते हैं? बाउल। BOWL बोलते हो कि नहीं बोलते हो? वो बाउल। एज लाइक दैट, दिस इज वाउल्स। क्या है? वाउल्स। वॉवेल नहीं है ये, वाउल्स। हमारे पास वाउल कितनी होती हैं? अगर मैं बात करूं तो वाउल्स हमारे पास 5 हैं सर। कितनी होती हैं? 5 वाउल्स होती हैं, जो कि इस रूप में है AEIO एंड U। ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कंसोनेंट की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो कंसोनेंट हमारे पास 21 होती हैं, जो कि B, C, D, F और बचे कुचे शब्द जो इनको निकालने के बाद बच जाते हैं, वो हमारे कंसोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, अब मेरी ढंग से बात सुनिएगा। मैंने कहा अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा साउंड से बनती है, साउंड 26 होते हैं और 26 शब्दों को हमने 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, हमने 26 शब्दों को 2 भागों में बांट दिया है। अब मैं फिर से बता देता हूँ, 44 साउंड के अनुसार वाउल सिर्फ 5 नहीं होती, वाउल टोटल होती हैं 20। कितनी होती है? 20। लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग होती है? फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग। वो आपके कोर्स में नहीं है, उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है। जब मैं वाउल्स और कॉन्सोनेंट की इस पूरी की पूरी टेबल को बीच में से मिलाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसमें से इसको मिलाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे सामने अगली मियाद आती है वर्ड। क्या आती है दोस्तों? वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड क्या होता है सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मैंने ABCD से स्टार्ट किया है। इंट्रोडक्शन कैन बी मेड इन एनी वे, बट आई टेक इट विद द वर्ड टू वर्ड। मैंने लेटर से स्टार्ट किया, साउंड से स्टार्ट किया, लेटर तक पहुंचाया। अब मैं शब्द कैसे बनता है वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर मैं साउंड की बात करता हूं अगर मैं साउंड की बात करता हूं, सॉरी वर्ड की बात करता हूं, तो वर्ड का मतलब होता है दोस्तों अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग। A group of letters with complete meaning, एक ऐसा अक्षरों का जोड़ा, एक ऐसा अक्षरों का जोड़ा जो अपना पूरा मतलब रखता हो। मैंने कहा विद कंप्लीट मीनिंग, जो अपना पूरा मतलब रखता हो, उसी को ही हम वर्ड कहते हैं, उसी को ही हम वर्ड कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा पवन। अब तुम कहोगे सर कि पवन तो किसी का नाम है, बिल्कुल सही, पर अब सोच कर देखो मेरे भाई, P एक कॉन्सोनेंट होता है, A एक वाउल होता है, W एक कॉन्सोनेंट होता है, A एक वाउल होता है, N एक कॉन्सोनेंट होता है। जब मैंने कुछ कॉन्सोनेंट को और कुछ वाउल्स को मिलाया तो मुझे एक शब्द मिला, मुझे एक शब्द मिला, और वो शब्द है पवन, जो कि किसी इंसान का नाम है, जो कि किसी इंसान का नाम है। यदि मैं इसके शब्दों को थोड़ा इधर उधर कर दूं, मैं ऐसे लिखूं, ये क्या है? अपवान। ठीक है, ये कोई नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का एक ऐसा जोड़ा विद कंप्लीट मीनिंग, जिसका खुद का एक मतलब निकलता हो, उसे शब्द कहेंगे। अगर मतलब नहीं निकला तो शब्द नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आता है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आपके हर कोर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो अंग्रेजी की जान है दोस्तों, ये इंग्लिश की शान है। इसके बिना इंग्लिश को कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर आपके सामने आता है नाउन, दूसरे नंबर पर आपके पास आता है प्रोनाउन, तीसरे नंबर पर आपके पास आता है एडजेक्टिव, फिर आता है चौथे नंबर पर, दिख जाएगा नहीं दिखेगा, चलिए इधर लिख देते हैं। चौथे नंबर पर आता है वर्ब, फिर आ जाएगा एडवर्ब, फिर आ जाएगा प्रीपोजिशन,
फिर आ जाएगा कंजंक्शन, और फिर आ जाएगा इंटरजेक्शन। दिख जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल, उम्मीद तो यही है, बिल्कुल दिख जाएगा। 8वें नंबर पर आ जाएगा इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने ये 8 पिलर्स हैं जो इंग्लिश को बनाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि डेमो के अंदर ही कम से कम 4-5 टॉपिक्स के नाम आ चुके हैं। नाउन पेपर में आता है, प्रोनाउन पेपर में आता है, एडजेक्टिव आता है, प्रपोजिशन आता है, कंजंक्शन आता है, यहाँ तक कि वर्ब्स भी आपके कोर्स में आती हैं। तो इन सब की जानकारी मैंने आपको यहीं दे दी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी और आगे। देखो दोस्तों, ये क्या होते हैं इनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए, नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, एक ऐसा शब्द जो किसी को नाम देने का काम करता हो। मैंने कहा एक ऐसा शब्द जो किसी को नाम देने का काम करता हो, उसे हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। प्रोनाउन जो होता है ये रिप्लेसेस अ नाउन, रिप्लेसेस अ नाउन, ये क्या करता है, एक नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या प्रोनाउन को। क्वालिफाई का मतलब जो किसी की विशेषता बताता हो या किसी के बारे में बताता हो। वर्ब का मतलब होता है दोस्तों एक्शन, जिसमें कोई ना कोई काम होता हो। एडवर्ब का मतलब होता है विच क्वालिफाइज, इधर से लिख लेता हूं ताकि सही लगेगा, क्वालिफाइज अ वर्ब, जो कि एक वर्ब को क्वालिफाई करता हो। ठीक है, प्रपोजिशन का मतलब होता है रिलेटिंग वर्ड टू नाउन एंड प्रोनाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता हो। कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिव वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे टॉपिक्स आपके यहाँ खत्म होते हैं। हालांकि भी अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए फिर आगे चल जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं इंट्रोडक्शन को। दोस्तों, जब इतना आप कर लेते हैं तो उसके बाद आती है आपकी फ्रेजेस। क्या आती हैं? फ्रेजेस। वर्ड के बाद बनने का काम क्या होता है? जब शब्दों के साथ शब्द जुड़ जाते हैं तो उसे फ्रेज कहते हैं। फ्रेज, फ्रेज का मतलब क्या होता है? आराम से सुनिएगा। वर्ड का मतलब क्या था? ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्योंकि ये लेटर्स से मिलकर बना था, जिसका अपना एक मतलब होता है। लेकिन फ्रेज जो होती है वो क्या होती है? फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड जो शब्दों से मिलकर बनता हो लेकिन विदाउट कंप्लीट मीनिंग, जिसका अपना मतलब नहीं होता, जिसका अपना मतलब नहीं होता, वो कहलाता है फ्रेजेस। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए आसान क्यों हो गया? क्योंकि मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, एक ऐसा जोड़ा जो कि शब्दों से बनता हो लेकिन उसका मतलब नहीं होता, पूरा मतलब नहीं होता, मतलब तो होता है, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आपको राम एंड श्याम, और मैं आगे सेंटेंस खत्म कर देता हूं। राम एक शब्द है, श्याम एक शब्द है, एंड एक शब्द है। ये शब्दों से मिलकर बना तो है लेकिन इसका पूरा मतलब नहीं है। मैं कहता हूं बेटा राम और श्याम, तुम कहोगे ओके सर। फिर मैं कहता हूं अरे बेटा बाहर राम और श्याम, तुम कहोगे ओके सर। फिर मैंने कहा बेटा बाहर राम और श्याम, इस बार तुम ओके नहीं, तुम कहोगे सर क्या राम और श्याम, सटिया गए हो क्या? राम और श्याम कहने से इसका पूरा मतलब नहीं निकलता, इसीलिए हम एक ऐसा शब्दों का जोड़ा जिसका पूरा मतलब ना निकले उसे हम फ्रेज कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा और आपको इस बात को लेकर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आगे आता है मेरे दोस्तों सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है? तो सेंटेंस का अपना एक मतलब होता है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें करना होता है सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब और उसके बाद हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से बचे कुछ शब्दों को पीछे लिख दिया जाता है और हमारा एक सेंटेंस बनता है। तो मैंने शब्दों से लगाकर सेंटेंस तक का सफ़र आपको बता दिया है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ विशाल इज़ लर्निंग इंग्लिश। तो विशाल हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग बराबर वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वीडियो रहा आपका एक डेमो क्लास। पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस डेमो के बाद और कुछ 2-4 वीडियोस आपके लिए डालूंगा डेमो के लिए। आप पूरे सेटिस्फाइड हो जाएं और उसके बाद हम मिलते हैं पेड कोर्स में, जो कि बिल्कुल 50% डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। गुरुज आश्रम के इस प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको हार्दिक बधाई कि आप नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ आप छोटा सा काम करें, शेयर करें, उनको बताएं और हमारा परिवार बड़ा करें। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों।